हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी का पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें। साथ में बेल आइकन भी दबाया करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज हम हिंदी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके 80 क्वेश्चंस हो गए थे सॉल्व। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को, वो चैनल पर जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें। आज हम 80 क्वेश्चन से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यदि कहीं किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम किस एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करें, तो वैसा भी हमें बताएं। तो आज हम पहला प्रश्न है हमारा आज का, वो है दोपहर में समास है। दोपहर में आपको समास बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक है और द्विगु समास में हमेशा पहला पद संख्यावाचक होता है। और बहुब्रीहि समास में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय समास में जो है वो उसका जो अंतिम पद होता है वो विशेषण होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है ये हमको बताना है। शुद्ध वाक्य, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ये तो सही नहीं है, आपके होता है, आपके, क्योंकि जहाँ पर भी आदर्श सूचक या सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वहाँ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए आपके होगा, आपका नहीं होगा। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। तो ये भी अपने आप में अपूर्ण शब्द वाक्य है, तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन, वो है शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एनालिसिस करें के साथ में कि मतलब अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किस प्रकार के पैटर्न का है। तो इसीलिए मेरा जो पेपर सॉल्व करवाने का मतलब यही है कि आप सभी को, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का, उन लोगों के लिए खासकर ये है पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं लोगों के लिए खास है। उन लोगों को पता चले कि वो किस प्रकार के पैटर्न का जो एग्ज़ाम में आता है उस प्रकार की तैयारी अपनी स्टार्ट करें और उसी प्रकार के तैयारी के आधार पर अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए उनको जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी टीजीटी का पीजीटी का, उन्हीं के लिए खास महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र सॉल्व कर रही हूँ और आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और यदि कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपने साथ में नोट्स ज़रूर बनाते चलें और जहाँ कहीं यदि कोई प्रश्न अलग से हटके लगता है उसे अपने नोट्स में मेंशन करते चलें साथ ही। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा और आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, कोई ख़ास व्याख्या नहीं है इसकी। इसके बाद है एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो शब्द हमको बताना है। गुनगुना है, कुदरत है, कुढ़न है और कुढंग है। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, कु प्लस ढंग, ठीक है। कुढंग बन जाता है, कुढंग, कु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है चाय का आगत शब्द है। चाय आगत शब्द है, तो बताना है चाय किस भाषा का आया हुआ शब्द है हमारे हिंदी में। जापानी का है, चीनी का, जर्मनी का, पुर्तगाली का। तो आंसर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। चीनी भाषा का जो शब्द है चाय, वो चीनी भाषा से आगत शब्द है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है वो हमें बताना है। चाय फीका है, चाय फीकी होती है, चाय स्त्रीलिंग है। दही खट्टा है, चांदी सोने से महंगा है, महंगी होती है। और मिश्री मीठा नहीं होता, मीठी होती है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला, दही खट्टा है, क्योंकि इसमें दही पुल्लिंग शब्द है और इसमें पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए आंसर जो है वो हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, पुष्पपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए 2022 के लिए। आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर साथ में मेंशन करें और स्टार लगा के 2022 ज़रूर उसमें लिखें, ठीक है। बहुत अच्छा सा आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए है। पुष्पपुंड को हिंदी का प्रथम जो कवि किसने आलोचक ने माना है वो बताना है। राहुल साकृत्यायन है। साकृत्यायन ने हमेशा साकृत्यायन ने जो माना है वो सरहप्पा को माना है, सरहप्पा को माना है। और इनका जो समय काल है वो है 7वीं सदी माना जाता है। और इनका जन्म है 769 ईस्वी, ठीक है। 769 इनकी ईस्वी का जन्म माना जाता है और इन्हें 7वीं सदी का माना जाता है। साथ ही दूसरा है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने स्वयंभू को माना है, स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि। लास्ट है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पपुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही मिश्र बंधुओं ने भी पुष्पपुंड को ही माना है, मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने भी पुष्पपुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना और माना है शिव सिंह सेंगर ने। तो इतना आप लोग याद रख लें। इसके साथ ही सरहप्पा की जो इसका व्याख्या देखना चाहें तो व्याख्या देख सकते हैं। पुष्पपुंड को ही हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, वहीं राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। इनका जीवन काल जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। इनकी रचना है दोहा कोश, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना इसको। दोहा कोश बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहप्पा की है। साथ ही गणपत चंद्र गुप्त ने शालभद्र सूरी को माना है। इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली राज और इसका जो समय काल है वो है 1184 ईस्वी, ठीक है। 1184 ईस्वी इनकी रचना का भारतेश्वरी बाहुबली राज की जो रचना है उसका समय है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है कौन सी है। कर्बनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट और महुए का पेड़, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो कर्मनाशा की हार है वो है शिव प्रसाद की, शिव प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है ये कर्मनाशा की हार कहानी। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। पंचलाइट फर्डेश्वर रेणु का उपन्यास है, फर्डेश्वर रेणु, ठीक है। फर्डेश्वर रेणु का उपन्यास है ये। और महुए का पेड़ मार्कंडे का कहानी है, ठीक है, मार्कंडे की है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा देखेंगे प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, एक का अर्थ ऐतराज है, वो अर्थ हमको बताना है। किसका है, विघ्न है, विपत्ति है, संकट है और आपत्ति है। तो आंसर हमारा पता चल रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आपत्ति को ही हम ऐतराज कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विज्ञान गीता किस लेखक द्वारा लिखी हुई रचना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और इसको आप लोग स्टार लगा के रखें। ये स्टार नहीं तो याद ज़रूर अवश्य करें, बहुत बार ये रिपीट होती है विज्ञान गीता। और ऑप्शन है नावा दास, तुलसीदास, केशव दास, मलूक दास। तो आंसर हमारा हो जाएगा केशव दास। केशव दास के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है विज्ञान गीता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इतिवृत्ति और आलोचना का समन्वय समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं, ठीक है। उसके लेखक हमें बताना है किस इतिहासकार के ओर संकेत किया गया है।
ठीक है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गाशा दत्तासी हैं, मिश्र बंधुओं और ग्रैशन हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने ही के विषय में ही ये माना जाता है कि जो उनका इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ भूमिका निभाता है हमारे हिंदी साहित्य में। तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है और इसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है और ये कथन है वो है ब्रजेंद्र स्नातक का। ठीक है, इसको ज़रूर याद करें, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ब्रजेश स्नातक, ठीक है, ब्रजेंद्र स्नातक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राजेश जोशी हैं, सौमित्र हैं, शेखर जोशी हैं, अरुण कमल हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सही, राजेश जोशी के द्वारा ये लिखी हुई काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़। देख लेते हैं इनकी छोटी सी एक व्याख्या है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। ठीक है, राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा बहुत अच्छा इनका काव्य संग्रह, नैफत्यासी और दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, ये इनके अन्य काव्य संग्रह हैं, इनको भी साथ में मेंशन करें अपने नोट्स में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इस बोली में थोड़ा सा इस जो प्रश्न पत्र है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं हो ही जाता है आयोग के द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक रहा है कहीं ना कहीं, किस बोली की जगह पर इस बोली बहुत जगह लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए कोऑपरेट करें। ठीक है, तो इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस किस बोली में। ठीक है, ऐसा मान के चलें आप लोग। ऑप्शन है कन्नौजी है, बुंदेली, अवधी है और मेवाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड सही, अवधी। अवधी में ही कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा है, एक की बर्तनी शुद्ध है। किसी एक जो वाक्य शब्द दिए हुए हैं उनकी हमें बर्तनी बतानी है कि किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है। तो अन्ननाश, अच्छोहड़ी, आकस्मिक और अकाल। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, अन्ननाश सही शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ उत्तर रामचरितमानस का प्रधान रस है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसे आप 2022 के लिए स्टार लगा के ज़रूर लिखें। ठीक है, शांत रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस और वीर रस है। तो आंसर हो जाएगा करुण रस। करुण रस के जो उत्तर रामचरित है भवभूत के द्वारा लिखी हुई प्रधान रचना है, जो राम कथा पर आधारित है और इसमें 7 खंड हैं। ये रामचरितमानस का ही प्रतिरूप मान के चलें। ठीक है, और इसमें जो प्रधान रस है वो करुण रस है। ठीक है, करुण रस की इसमें प्रधानता रही है और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण है। महाकाव्य भवभूत की संस्कृत नाटक 7 अंक में है। बस इतना ही लिखा है, कोई खास व्याख्या ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर का जो एग्ज़ामिनेशन पेपर होता है उसका प्रश्न को पूरा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं और है में बहुत कंफ्यूज न होता है और पता चलता है कि है और नहीं के चक्कर में हमारे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ की आदत ज़रूर बनाएं, पेपर को जो क्वेश्चन को है ना लास्ट तक ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, ऑप्शन है हमारे संत साहित्य का वैचारिक भूमि पर स्थित है। ठीक है, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। और दूसरा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनोस्थिति का परिणाम है भक्त संत साहित्य। ठीक है, या भक्ति आंदोलन। तो ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और तीसरा ऑप्शन है संत साहित्य का मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं था कि संत साहित्य केवल भजन पूजन के मात्र तक ही सीमित था, उसका विस्तार बहुत अथाह था, आज भी अथाह है।
और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सामाजिक प्रवृत्तियों में और हिंदी साहित्य दोनों में। तो इसीलिए जो गलत है वो आंसर हमारा थर्ड गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। और हिंदी जो संत साहित्य है उसमें बहुत सारे उन्होंने एक दार्शनिकता के आधार पर समाज में फैली हुई कई कुरीतियों पर उन्होंने बहुत प्रहार किया है और उन्हें दूर करने का बहुत विशेष प्रयोग किया है। तो और इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधाराओं का स्वाभाविक विकास है। तो ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भक्ति आंदोलन हुए, भक्त संत परंपरा जो प्रकाशित हुई हमारे हिंदी साहित्य में, वो केवल भारतीय चिंताधाराओं का स्वाभाविक विकास है। क्योंकि मानव प्रवृत्ति मूल रूप से स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी उसके प्रति कोई चिंता या आस्था संकट आता है तो वो किसी न किसी अपने आराध्य और आस्तिक लोगों पर अपना स्वाभाविक उस पर उसकी आराधना करने लगते हैं, उसकी भक्ति करने लगते हैं, ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दार्थ में युग्म में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को हमें बताना है। ठीक है, और निशार मतलब होता है रजाई, और सिरस कम शिखा, सिरस कम शिखा, उसड़ी सम पगड़ी, और उत्तरी चादर। उत्तरी चादर नहीं होता है, उत्तरी दुपट्टा होता है। ठीक है, इसके साथ आंसर हमारा लास्ट वाला सही है, आंसर हमारा लास्ट। ठीक है, उत्तरी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो दिए हुए हैं उनमें अलंकारिक ग्रंथ नहीं है। तो भाषा भूषण जसवंत की है, और शिवराज भूषण की रचना है। ठीक है, ये एक अलंकारिक ग्रंथ है, इसमें 125 205, ठीक है, इसमें 205 अलंकारों का चित्रण किया है भूषण ने, ये आप लोग याद रख लें, 205। ठीक है, इसके बाद है ललित ललाम मतिराम की है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है, रसलीन की, और ये एक रस प्रधान रचना है, अलंकारिक रचना नहीं है, रस प्रधान है। ठीक है, अलंकारिक रचना नहीं है, ये एक श्रृंगारिक रचना है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। बहुत अच्छी सी पंक्ति हैं, कवि के द्वारा लिखी गई हैं, और बताना है ये किस कवि के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लोग सभी अपने नोट्स में मेंशन करें विद पंक्तियों सहित। ठीक है, और ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सही, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही ये लिखा गया है। ये पंक्तियां हैं, बहुत ही फेमस पंक्तियां रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, और इनकी जो पंक्तियां हैं वो उल्लास कविता से ली गई हैं, आप लोग याद रख लें इसको। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान आंसर है इसका। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का, हमारी हिंदी साहित्य में मनोहर श्याम जोशी का लगभग एक ना एक प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो आप लोग मनोहर श्याम जोशी को बहुत अच्छे से याद रखें और बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ऑप्शन है कपिस है, दिल्ली दूर नहीं, मुझे चांद चाहिए, और कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है, और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। इसके बाद कसब है, कसब मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। देख लेते हैं इसका जो व्याख्या है वो, मनोहर श्याम जोशी का कसब
उपन्यास है 1982 में लिखा हुआ है। आप लोग इसका मतलब डेट भी याद रख सकते हैं। 1982 में लिखा हुआ उपन्यास है। कुरकुर साहब बहुत बार रिपीट होता है। हरिया हरकुलस की हैरानी बहुत बार रिपीट हुआ है। टाटा प्रोफेसर कयाप बहुत बार आता है। और मैं कौन हूँ, ठीक है। और है कपीस जी वध स्थल बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में वध स्थल। और उत्तराधिकारी आदि इनके उपन्यास हैं। वही दिल्ली दूर नहीं शिव प्रसाद का है। शिव प्रसाद दिल्ली दूर नहीं शिव प्रसाद का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। कितने पाकिस्तान वो है कमलेश्वर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वो हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई और चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 सही, चिड़ियाँ उड़ गई, बाकी एक भी सही नहीं है। दूसरा है वार शब्द की द्वितीय विभक्ति का वचन है, ठीक है। वार शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। द्विवचन हमें बताना है कि कौन सा है द्विवचन। तो ऑप्शन है वारिड़, वारिड़ी, वारिड़ह, वारिड़ह। तो आंसर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। वारिड़ी द्वितीय विभक्ति का वचन है, वारी का। दूसरा है नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन हैं, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आप लोग 2022 को स्टार लगा के ज़रूर लिखें। बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में समीक्षक, आलोचक और रसवादी, आलोचक, अलंकारवादी बहुत बार आते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर मेंशन करें अपने वेद व्याख्या के साथ। आंसर है ऑप्शन है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी। तो आंसर हमारा हो जाएगा मार्क्सवादी जो आलोचक हैं वो हमारे नामवर सिंह माने जाते हैं, ठीक है। और माने जाते हैं रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा और रामविलास शर्मा, ये तीनों ही हमारे जो मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। साथ ही है डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल एक रसवादी समीक्षक माने जाते हैं, रसवादी समीक्षक हैं, ठीक है। और डॉक्टर नंद दुलारे सौष्ठववादी माने जाते हैं, सौष्ठववादी माने जाते हैं समीक्षक, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, वहीं रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र रसवादी हैं, नंद दुलारे सौष्ठववादी हैं। और बस इतना ही है इसकी व्याख्या। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या फिर हृदय से आदर करना। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। हृदय से आदर करना ही आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? बहुत अच्छी परिभाषा है छायावाद की। आप लोग इसे मेंशन जरूर करें अपने नोट्स में, 2022 के लिए स्टार लगाएं इस पर, ठीक है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद हैं और शांति प्रिया द्विवेदी हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ऐसा माना गया है। छायावाद के विषय में इनका कथन है कि जो छायावाद है वो सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है किसी शुभ कार्य में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक कार्य करना क्या कहलाता है, ठीक है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान एवं श्रद्धापूर्वक कार्य को क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं, अभ्यर्थना कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं या फिर मंत्रणा कहते हैं। तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अनुष्ठान कहा जाता है किसी विधि विधान पूर्वक कार्य को करने के लिए, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है 2022 के लिए। और ऑप्शन है महादेवी वर्मा, लक्ष्मी राम वृक्ष बैनीपुरी, शांति प्रिया द्विवेदी और राहुल साकृत्यायन। तो राहुल साकृत्यायन का ये संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ। ठीक है, संस्मरण है, आप लोग याद रख लें। ठीक है, बचपन की स्मृतियाँ, राहुल साकृत्यायन का आंसर हमारा 4 सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है। ठीक है, जगत शब्द का और जो रूप है वो किसी 3 विभक्तियों में एक जैसा ही रहता है, वो शब्द हमको बताना है। जगतऊ क्या 3 विभक्तियों में एक सा रहता है, जगदभ्याम एक सा रहता है, जगत है और जगदभी। तो आंसर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तीनों में ही ये एक जैसा ही रहता है, जगदभ्याम। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ये उसके रूप हैं। जिनको देखना है वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जगत शब्द के जो विभक्ति है आराम से देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, मरने के लिए तैयार हो जाने का अर्थ देने वाला मुहावरा है। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है वो हमें बताना है। सिर पर खून सवार होना है, सिर पर भूत सवार होना है, सिर पर कफन बांध लेना है, या फिर आँख में खून उतरना है। तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा। सिर पर कफन बांधना ही मुहावरे का अर्थ है, मरने के लिए तत्पर रहना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कुबलय माल कथा के लेखक हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कुबलय माल कथा बहुत बार आती है। ऑप्शन है हमारे सोमभद्र सूरी हैं, उद्योतन सूरी हैं, धर्म सूरी हैं और मुनि निज विजय सूरी हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, उद्योतन सूरी के द्वारा ही लिखा गया ये ग्रंथ है कुबलय माल कथा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ये आदिकालीन रचना है, अपभ्रंश के सारे कवि हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अजर शब्द का अर्थ है अजीर शब्द का अर्थ है युवा है, आंगन है और वार्धक्य है, जरावस्था है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड सही, आंगन को कहा जाता है अजर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सर्वे स्वरा घोबंतो बलवंतो वक्तव्यम। ठीक है, ये पंक्ति दी हुई हैं, पूछा है ये किस ग्रंथ की हैं। सर्वेश्वरः घोबंतो बलवंतो वक्तः। ठीक है, ऑप्शन है महाभाष्य से ली गई हैं, छंदोयोग उपनिषद से ली गई हैं, वाक्य पदी से ली गई हैं या फिर अष्टाध्यायी से ली गई हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला सही, छंदोयोग उपनिषद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा क्या है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार ये रिपीट होता है ये प्रश्न किसी न किसी रूप में, तो आप लोग इसे ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, साथ में हमें ये भी बताएं कि आप लोगों ने जैसे आप थोड़ा सा गैस करते चला करें प्रश्न के ऑप्शन आंसर को, तो उससे आइडिया मिलता है कि तैयारी किस तरीक़ा की हो रही है और कितना हमको करने की ज़रूरत है। तो प्रश्नों को गैस करें और साथ ही हमें कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्न आपसे हो पाए थे इस प्रश्न पत्र में। तो आंसर है ऑप्शन है इसका, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र या फिर यात्रा साहित्य है। तो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई शरत चंद्र की जीवनी है, शरत चंद्र की। ठीक है, आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द को हमें बताना है। गमन आगमन है, निषिद्ध विहित है और आमिष निरामिष होता है, निरामिष और व्यास समास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आंसर हमारा लास्ट तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हमारा थर्ड सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है,
वो शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि कौन सा है। आपकी राह से ये काम ज़रूरी है। और यहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तो मिष्ठान ये मुझे गलत लग रहा है, गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 2 ही दिया है, तो इसको आप डाउट की कैटेगरी में रखेंगे इस प्रश्न को। आयोग ने सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आयोग ने माना है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको जो मानेंगे वो दूसरा ऑप्शन है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, उन्होंने बहुत सी किताबें एकत्रित कर ली हैं। तो मुझे तो इसमें सारे ही जो प्रश्न जो आंसर ऑप्शन है वो सारे ही सही लगे हैं, बस जो गलत है वो है 2। तो या तो इसमें प्रिंटेड करने में कुछ गड़बड़ी है इस प्रश्न को, तो इसे डाउट की श्रेणी में ज़रूर रखें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निर्गुण काव्य भक्ति मार्ग काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी एक संप्रदाय चला था। संप्रदाय हमने पढ़ाए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है भक्तकालीन जो हमारा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय चले हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही उदासी संप्रदाय जो चलाया है वो किसने चलाया? दादू नारायण ने, रज्जब ने, या फिर श्रीचंद ने, मलूक दास ने। तो आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। श्रीचंद के द्वारा चलाया गया था उदासी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो श्रीचंद हैं, और श्रीचंद जो हैं वो गुरु नानक के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक के पुत्र हैं ये श्रीचंद, इनके द्वारा चलाया गया था उदासी संप्रदाय। नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम है। समष्टि शब्द का विलोम है, तो समूह है, समग्र है, विशिष्ट है, या फिर व्यशिष्ट है। तो आंसर 4 सही हो जाएगा, व्यशिष्ट ही समष्टि का विलोम होता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रदनार जियत मरद झुक झुक परत जेही चितबत एक बार। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं रसलीन के द्वारा। ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, लगभग मोस्टली सभी एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं किसी न किसी रूप में। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें कि ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं। और पूछा है इसमें कि दोहे में अलंकार कौन सा है? अलंकार हमको बताना है, परिसंख्य है, मुद्रा है, यथासंख्य है, या फिर है विभावना अलंकार। तो आंसर इसमें थर्ड सही है, यथासंख्य अलंकार आयोग ने माना है। ठीक है, यथासंख्य अलंकार में किसी चीज़ का विवरण करने के साथ उसकी किसी यथासंख्य अलंकार जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उसी का उसमें क्रम से उसके गुण भी बताए जाते हैं, यही माना जाता है यथासंख्य अलंकार। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध किसका है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, महादेवी वर्मा, या ठाकुर जगमोहन। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सही, भारतेंदु के द्वारा ही भ्रूण हत्या निबंध लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका अवधि। ठीक है, अवधि। ऑप्शन इसमें खड़ी बोली दिया है, मेरे हिसाब से ये गलत है, तो आप अवधि को माने। अवधि में ऐसा होता है कि उत्तम पुरुष के लिए बहु हो बोलते हैं, और जैसे मतलब जो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष के लिए अवधि में किया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? नई कविता के विषय में असत्य कथन हमको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है नए, इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ी है, और नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवादी खेमे के कवि रह चुके हैं। तो ऐसा ही है, इसमें जो नई कविता में जो मोस्टली जो कवि थे वो प्रगतिवादी और प्रयोगवादी ही कवि रहे हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, यह कविता राष्ट्रोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज की
के जीवन का एक चित्र है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी दिखाया है वो मध्यम वर्गीय ह्रासोन्मुखी यानी कि बहुत ही नीचे तबके के लोगों का इसमें चित्रण है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे यथार्थवादी चित्रण किया गया है, रहस्यवादी चित्रण किया गया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसमें केवल ह्रासोन्मुखी जो समाज के लोग हैं उन्हीं का केवल चित्रण किया गया है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आंसर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। इसके साथ है जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त है, मुमुक्ष है, मुमूर्ष है, मुमुक्षा है और मुमूर्षा है। तो आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, मुमूर्षो ही कहा जाता है जो मृत्यु की इच्छा रखता है। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी, ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1951, 1950, 1959। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सही, 1943 ईस्वी में ही अज्ञेय के द्वारा ये प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। मूल रूप से 4 तार सप्तक का अभी तक प्रकाशन हुआ है और इनमें जो कवि होते थे वो 7 कवियों का समूह होता था, इसीलिए इसे तार सप्तक बोला गया है। तो और इसकी एक ट्रिक है, नेम गजानन भारत मुक्त अज्ञ प्रभाकर गिरजाराम। आप लोग इसे लिख लें या फिर इस ट्रिक से कभी भूलेंगे नहीं इनके कवियों के नाम। ठीक है, नेम गजानन भारत मुक्त अज्ञ प्रभाकर गिरजाराम, इस प्रकार से इस ट्रिक को, इन कवियों की ट्रिक को याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय ही स्वयं उपमान का रूप धारण कर लेता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय उपमान होता है या मालो उपमा होता है, व्यतिरेक होता है, अन्वय होता है। तो आंसर अन्वय माना गया है। और जहाँ उपमेय स्वयं को उपमान साबित करता है रूप में, अन्वय अलंकार है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भक्त कालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ बताना है। रस प्रबोध है, रस मंजरी है, रस रहस्य है और रस रंग है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही, रस मंजरी नंददास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नंददास के द्वारा लिखी गई है। ये भक्तकालीन रस ग्रंथ माना जाता है। वैसे बहुत सारे ग्रंथ जो रस ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे रीत काल में लिखे गए हैं, भक्तकाल में बहुत ही कम लिखे गए हैं रस ग्रंथ। और ये हिंदी की पहली, नंददास की जो रस मंजरी है वो हिंदी की पहली रस ग्रंथ रचना मानी जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक नंददास की रचना है रस मंजरी। रस प्रबोध 1747 ईस्वी में रसलीन की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है और रस गंगा रस रंग ग्वाल कवि की है। ये सारे जो कवि हैं वो सारे के सारे रीतकालीन कवि हैं, केवल नंददास हैं जो भक्तकालीन कवि हैं और इन्हीं की रचना है रस मंजरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे भारोपी परिवार, द्राविड़ परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, चीनी और तिब्बती परिवार। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई परिवार। हमारी हिंदी भाषा को कुल 12 परिवारों में विभक्त किया गया है और उनमें से जो एक है संथाली भाषा वो ऑस्ट्रेलियाई परिवार से संबंध रखती है। तो आंसर हमारा इसी आधार पर थर्ड सही हो जाएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अब दूसरे वीडियो में